सिस्टम के बारे में जो है वो देखने जा रहे हैं, जिसे दो घटक तंत्र भी कहा जाता है। क्योंकि आपके सिलेबस में 2 कंपोनेंट सिस्टम के काफी सारे एग्जाम्पल जो है वो है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 कंपोनेंट सिस्टम बता देती हूँ कि ये क्या होता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने 1 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में 2 एग्जाम्पल पढ़ा हुआ था, पहला तो वाटर सिस्टम एंड दूसरा सल्फर सिस्टम। दोनों ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, वो दोनोों जो है वो 1 कंपोनेंट सिस्टम में आते थे। अब से हम जो है वो 2 कंपोनेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो बीएससी सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। तो यहाँ पे मैं पहले तो आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करती हूँ, देन उसके बाद मैं आप लोगों को इसे नोट्स भी यहाँ पे मैं आप लोगों को नोट्स के थ्रू भी इसे समझाऊंगी। तो मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें आप लोगों ने पानी भरा हुआ है और उस पानी में आप लोगों ने नमक मिलाया, मीन्स आप लोगों ने वाटर सॉल्ट, यहाँ का वाटर सॉल्ट आप लोगों ने यहाँ पे बनाया, नमक का पानी आप लोगों ने। तो आप कुछ समय बाद देखते हो कि वो जो नमक है वो पानी में जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो घुल जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने 2 कंपोनेंट जो है वो यूज किया हुआ है। पहला तो आपका हो गया वाटर एंड दूसरा हो गया आपका सॉल्ट। मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने H2O भी यूज किया है और यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्ट भी यूज किया है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है, वो 2 कंपोनेंट सिस्टम कहलाता है। बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे 2 प्रकार के कंपोनेंट जो है वो यूज किए हैं, एक ही सिस्टम में, एक ही फेस में। यहाँ पे हम लोगों ने 2 अलग अलग कंपोनेंट यूज कर लिए, पहला तो वाटर हो गया दूसरा सॉल्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल ये भी है, अगर आप लोग पानी में जो है वो रेत के कण मिला दो या सैंड मिला दो, तो अगर आप जो है वो रेत मिला देते हो पानी में, तो कुछ देर बाद आप क्या देखते हो कि जो रेत है, वो रेत के जो कण है वो पानी के नीचे जो है वो आकर के बैठ जाता है। तो वो भी आपका जो है वो 2 कंपोनेंट होगा, बिकॉज वहां पे भी आप लोगों ने एक तो वाटर का यूज किया हुआ है और दूसरा सैंड का यूज किया हुआ है। तो इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं ना, वो उसे हम जो है वो 2 कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। अब देखिए 1 कंपोनेंट सिस्टम में क्या डिफरेंट था। हम यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था इस सिस्टम में पूरे जगह H2O का यूज हो रहा है। मीन्स यहाँ पे H2O का यूज हो रहा है, तो पूरे सिस्टम में केवल एक ही कंपोनेंट यूज हो रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने सल्फर सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था, वहां पे भी हम देख रहे थे कि पूरे सिस्टम में हर एक फेस में जो है वो सल्फर का ही यूज हो रहा था। तो वो सब क्या था, वो सब आपका जो है वो 1 कंपोनेंट था। बट यहाँ पे हम आगे से जो भी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम जो है वो 2 कंपोनेंट जो है वो मिलाएंगे। मे बी वो जो है वो कोई मेटल भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए सिल्वर, लेड हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल जो है वो हो सकता है। तो इस टाइप का जो होता है वो आपका 2 कंपोनेंट कहलाता है। तो यहाँ पे आप इसका जो है वो डेफिनेशन लिख लीजिए। मे बी अगर कभी आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज 2 कंपोनेंट सिस्टम, देन आप इसका जो है वो डेफिनेशन लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, जिस सिस्टम की सभी फेस का संगठन 2 अवयवों के द्वारा जो है वो दर्शाया जा सकता है, या फिर इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कोई ऐसा सिस्टम जिसमें सारे फेस में केवल 2 कंपोनेंट यूज हुए हैं, मतलब 2 अवयवों का यूज हुआ है, ये 2 कॉम्पोजिशन वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। तो वहां पे आपका जो है वो 2 कंपोनेंट हो गए। 2 कंपोनेंट सिस्टम में 2 घटक तंत्र जो है वो कहलाता है। अब अगर हम इस 2 कंपोनेंट सिस्टम में फेस लॉ अप्लाई करें, फेस लॉ को जो है वो अप्लाई करें, तो देखिए क्या होगा। हमें पता है कि यहाँ पे कंपोनेंट जो है वो 2 है। इस सिस्टम का कंपोनेंट अगर आपको पूछेंगे तो आप आराम से जो है बता सकते हो कि इसका कंपोनेंट जो है वो 2 है। मतलब ये जो सिस्टम है वो 2 घटक है। तो यहाँ पे आप C के जगह जो है वो, आपको पता है फेस रूल जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, F = C - P + 2। तो C की जगह आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, क्योंकि ये 2 कंपोनेंट है। अब P के जगह देखिए 1 रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक ही फेस है। एक ही फेस क्यों है, यहाँ पे 2 फेस क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए आप लोगों ने जब पानी में नमक को अच्छी तरीके से घोला हुआ है, तो आप लोग जो है वो इसे अलग अलग नहीं देख पा रहे हो। मतलब पानी को आप अलग नहीं देख पा रहे हो, नमक को आप अलग नहीं देख पा रहे हो। मतलब जब ऐसा सिस्टम जिसमें आप जो है वो उसे जो है वो डिफरेंट ना कर पाओ, उस चीज को जो है वो अलग अलग ना कर पाओ, तो वो आपका एक ही फेस कहलाता है। मान लीजिए इसी जगह में आपके पानी में हम लोग रेत का कण मिलाते, तो जो रेत का कण है वो नीचे आकर के बैठ जाता, तो वो चीज आपको आसानी से दिख जाता है कि यहाँ पे ऊपर है पानी है, नीचे में रेत जो है वो बैठा है। तो ये क्या है, यहाँ पे 2 फेस जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन अगर आपके सामने आता है जहाँ पे पानी में नमक को घोल दिए हैं, तो ये पूरा घुल गया है, यहाँ पे आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो कि क्या अलग है क्या है, तो यहाँ पे वो केवल एक ही फेस होगा। तो इसलिए फेस के लिए हम लोग केवल 1 लिखे हैं। फेस को अगर आप अभी तक नहीं समझे हो तो इसका अलग से वीडियो बना हुआ है, इंट्रोडक्शन में मैंने ये सब चीज छोटी मोटी चीजों को बताया हुआ है। आप जा करके पहला वाला इसका नोट जो है वो जरूर देखें, आपको काफी अच्छे समझ में आएगा।
देन अगर हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें, क्योंकि एफ का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता की कोटि, जिसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, तो एफ इक्वल क्या होगा, सी माइनस पी प्लस 2। सी की जगह क्या है आपका, कंपोनेंट 2 है, फेस कितना है आपका 1 है, और प्लस 2 आपको इसमें ऐड करना है। आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आता है, 3 आंसर आता है इसका। तो यहाँ पे हम लोग ये जाने कि 2 कंपोनेंट सिस्टम का यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 आ रहा है। तो अगर 2 कंपोनेंट सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 आता है तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ है, स्वतंत्रता की कोटि किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप जरूर बता सकते। मतलब ये होता है कि आपको इस सिस्टम की जो अवस्था है, जो कंडीशन है, उसको बताने के लिए आपको 3 वेरिएबल की आवश्यकता होगी। यही तो होता है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आया है, मतलब आपको इस सिस्टम के बारे में अगर मुझे किसी को बताना हो, तो इस सिस्टम के बारे में अगर मुझे किसी को बताना होगा तो मुझे 3 वेरिएबल की आवश्यकता होगी। यही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 आया है तो मतलब मुझे 3 वेरिएबल की आवश्यकता होगी। पहला तो या तो टेम्परेचर हो सकता है, या प्रेशर हो सकता है, देन कॉम्पोजिशन। जब तक मैं आप लोगों को इस सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बताऊंगी, जब तक मैं आप लोगों को इसका प्रेशर नहीं बताऊंगी, जब तक मैं आप लोगों को इसका कॉम्पोजिशन नहीं बताऊंगी, तब तक आप लोग इस सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है, क्योंकि हम लोगों ने जब 1 कंपोनेंट पढ़ा था वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 2 आता था, तो उसका मतलब क्या होता था, वहां पे हम टेम्परेचर और प्रेशर से भी काम चला लेते थे। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो यहाँ पे हम केवल टेम्परेचर और प्रेशर से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें जो है वो इसका कॉम्पोजिशन भी बताना होगा। इस सिस्टम का हमें जो है वो संगठन, जिसे हम कहते हैं, संगठन भी हमें बताना होगा, तभी मैं इस सिस्टम के बारे में, इसके कंडीशन के बारे में जो है वो अच्छे से बता सकती हूँ। तो यही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यही सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पे दिक्कत आने वाला है कि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 आता है। और अगर हम कुछ इस टाइप से जो है वो ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम टेम्परेचर को भी इंक्लूड करें और इसके कंपोजिशन को भी इंक्लूड करें एंड देन इसके बाद इसके प्रेशर को भी इंक्लूड करें, तो इस टाइप से अगर हम फेज डायग्राम बनाएंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। मीन्स अगर इस टाइप से हम फेज डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोगों ने तीनों वेरिएबल को यूज किया हुआ है, तो वो फेज डायग्राम समझना हमारे लिए जो है वो बहुत कठिन हो सकता है। तो देखिए यही सब चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स में एक बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी यहाँ पे कोई भी कठिन चीज नहीं है। देखिए फेस लॉ में हम लोगों ने क्या किया, एफ इक्वल सी माइनस पी प्लस 2। तो सी हमारा 2 कंपोनेंट है, फेस 1 है और ये प्लस 2 ऐड करना है, 3 आया आंसर। मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 आया। तो देखिए 2 कंपोनेंट सिस्टम में एफ इक्वल 3 है, तो हमें किसी सिस्टम के अवस्था को एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम 3 वेरिएबल की जरूरत होगी, वह तो टेम्परेचर, प्रेशर और कॉम्पोजिशन। क्लियर हुआ क्या कहा था मैंने? अगर किसी सिस्टम की स्वतंत्रता की कोटि जो है वो 3 आता है तो हमें मिनिमम 3 वेरिएबल की आवश्यकता होगी। अगर हम 3 वेरिएबल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तभी हम उसके जो है वो कंडीशन के बारे में बता सकते हैं। तो वो 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं आपका, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन। लेकिन तीनों वेरिएबल को फेज डायग्राम में एक्सप्लेन करना काफी कठिन हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि तीनों वेरिएबल को अगर हम फेज डायग्राम में बनाएंगे, लास्ट टाइम हम लोगों ने वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम देखा था, वहां पे हम लोग केवल 2 वेरिएबल को यूज करते थे, पहला तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। लेकिन यहाँ पे हमें जो है वो 3-3 वेरिएबल को यूज करना होगा, तो हमारे लिए उस फेज डायग्राम को समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है, तीनों वेरिएबल को फेज डायग्राम में एक्सप्लेन करना जो है वो काफी कठिन हो जाएगा। अतः किसी एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तीनों में से किसी एक वेरिएबल को जो है वो हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, मतलब उसको हम जो है वो नगण्य मान लेते हैं, मीन्स उसको हम जो है वो इग्नोर कर देते हैं। आप ये समझिए, कांस्टेंट मतलब जो है वो उसको हम जो है वो यूज नहीं करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कॉम्पोजिशन है, इसमें से कोई भी हमें 2 को यूज करना पड़ेगा। या तो आप टेम्परेचर प्रेशर यूज कर सकते हो, या फिर टेम्परेचर कॉम्पोजिशन यूज कर सकते हो, या फिर कॉम्पोजिशन और प्रेशर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम किसी एक चीज को कांस्टेंट कर दे, उसके बाद अगर हम फेज डायग्राम बनाएंगे तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है, अतः किसी एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट कर देते हैं। ऐसा करने पर हमें 3 टाइप के ग्राफ जो है वो मिल सकते हैं। पहला देखिए क्या होगा, पहला है आपका प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। मतलब कोई ऐसा फेज डायग्राम देखने को आपको मिलेगा जहाँ पे केवल हम लोगों ने टेम्परेचर और प्रेशर को जो है वो यूज किया हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने किसको कांस्टेंट माना हुआ है,
यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर यूज किया हुआ है, तो हम लोगों ने किसको कांस्टेंट माना हुआ है? हम लोगों ने यहाँ पे कॉम्पोजिशन को कांस्टेंट माना हुआ है, और इसे हम पीटी डायग्राम भी कहते हैं। सेकंड डायग्राम हमारा ये बन सकता है कि हम यहाँ पे अपने फेज डायग्राम में केवल टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन का यूज करें। तो इस टाइप से जो आपका फेज डायग्राम होगा वो टीसी कहलाएगा। टीसी मतलब क्या होता है? टेम्परेचर और एंड कॉम्पोजिशन। यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट माना हुआ है। अगर हम एक और डायग्राम बनाएं जिसमें हम प्रेशर और कंपोजिशन को यूज करें और टेम्परेचर को कांस्टेंट मान ले, तो ये आपका पीसी डायग्राम कहलाता है। तो चलिए अब हम जो है वो इसका फेस लॉ निकालते हैं। अगर हम इस प्रकार से अगर नया डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोगों ने एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो इसका आपको जो है वो कैसा मिलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो F इक्वल सी माइनस पी प्लस 1। अब देखिए, अभी तक आप लोगों ने फेस लॉ में +2 पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम +1 क्यों रख रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। यहाँ पे हम जो है वो +1 करके जो है वो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने किसी एक वेरिएबल को जो है वो कांस्टेंट माना हुआ है। तो कांस्टेंट माना हुआ है, इसलिए हम जो है वो यहाँ से -1 कर देंगे, और यहाँ पे 2 ना लिख करके केवल हम जो है वो 1 यूज करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा आपका? F इक्वल सी माइनस पी प्लस 1। क्लियर हुआ आपको? तो अब जो है वो आप देख लीजिए, मान लीजिए 2 कंपोनेंट था, मान लीजिए 2 फेस हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पे 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि जब हम 1 कंपोनेंट पढ़ते थे तो फेस लॉ हम लोग F इक्वल सी माइनस पी प्लस 2 यूज करते थे, बट यहाँ पे 2 कंपोनेंट में क्योंकि हम लोगों ने एक वेरिएबल को जो है वो कांस्टेंट माना हुआ है, इस वजह से हम जो है वो यहाँ पे 2 ना लिख करके 1 लिखेंगे। आगे जब मैं ऐसा फेस लॉ बताऊं तो आप लोग मुझे ये मत कहना कि आप गलत बता रहे हो, यहाँ तो हम लोगों ने 2 पढ़ा था, आप 1 कैसे बता रहे हो? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट माना हुआ है, मीन्स उसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं के बराबर माने हुए, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 की जगह केवल 1 यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ आपको? ये तो आप समझ गए। अब हम जो है वो इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। गलन क्रांतिक तंत्र, सिंपल एक्टिक सिस्टम जिसे हम कहते हैं। टाइप ए सिस्टम हम जो है वो देखेंगे। इन सिस्टम में दोनों कंपोनेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रणीय होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है वो टाइप ए की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए आप लोग इसमें 2 टाइप का यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी चीज लिया हुआ है, मेटल लिया हुआ है। मान लीजिए आप लोगों ने इसमें कोई भी 2 मेटल जो है वो लिया हुआ है। अब जब आप इसे अच्छे से गलाते हो तो ये लिक्विड अवस्था में आ जाता है, लेकिन जब आप इन दोनों का रिएक्शन कराते हो तो वो जो है वो आपस में नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ समय के लिए लगेगा, अगर हम उसको लिक्विड रूप में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो दोनों एकदम से मिल गया है, लेकिन जैसे वो सॉलिड रूप में आएगा ना, वो एक मिश्रण बन जाएगा। मतलब अगर हम उसको अलग अलग करना चाहे ना तो वो अलग अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि अगर हम 2 अलग अलग कंपाउंड को आपस में मिलाते हैं तो वो मिल करके कोई नया कंपाउंड नहीं बनाते हैं। इवन जब वो लिक्विड अवस्था में रहेंगे तो हमें देखने में ऐसा लगेगा कि वो दोनों एकदम मिल करके कोई नया कंपाउंड बना रहे हैं, ऐसा हमें देखने को लगेगा। बट जब हम उसे ठोस अवस्था में सॉलिड रूप में वापस लाएंगे तो वो जो है वो फिर से अलग अलग हो जाएगा। मतलब ए और बी, ए बी मिल करके फिर से ए बी ही बनाएंगे, इस टाइप से होगा। क्लियर हुआ आपको? तो इन सिस्टम में दोनों कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रणीय है। वे कोई नया कंपाउंड नहीं बनाते हैं, किंतु सॉलिड स्टेट में आने पर वे एक विशेष मिश्रण बना लेते हैं या अलग अलग हो जाते हैं। इसे गलन क्रांतिक मिश्रण या एक्टिक मिश्रण जो है वो कहा जाता है। जैसे ZnCd सिस्टम, जिंक कैडमियम सिस्टम आप पढ़ोगे तो वहां देखने को मिलेगा, और AgPb सिस्टम मतलब सिल्वर और लेड सिस्टम, जो कि मैं आप लोगों को इसके बाद बताने वाली हूँ। सिल्वर और लेड सिस्टम, वहां पे आपको इस टाइप का जो सिंपल एक्टिक सिस्टम है टाइप ए जो है वो देखने को मिलेगा। तो क्लियर हुआ? टाइप ए में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब हम लोग कोई दो लिक्विड कंपोनेंट को मिलाते हैं तो देखने से तो ऐसा लगता है कि वो कोई नया कंपोनेंट बना लिए, लेकिन जैसे वो सॉलिड अवस्था में आता है वो जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। मतलब वो मिल करके कोई नया कंपाउंड यहाँ पे जो है वो नहीं बना रहे हैं। इसके जस्ट अपोजिट हम टाइप बी की बात करें तो इस टाइप के सिस्टम में दोनों कंपोनेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करके एक न्यू कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे कि Fe2Cl6 12H2O एंड मैग्नीशियम जिंक MgZn2 मैग्नीशियम जिंक सिस्टम। इस टाइप के कंपोनेंट, इस टाइप के सिस्टम में जो है वो क्या होगा, टाइप ए बी में हम लोग दो यहाँ जैसे कि ए और बी को हम लोगों ने मिलाया तो मिल करके वो ए बी टाइप का कोई नया कंपाउंड जो है वो बना लेते हैं, उसे हम टाइप बी कहेंगे। आपके सिलेबस में आपको टाइप बी भी पढ़ोगे, टाइप ए भी पढ़ोगे।
तो क्लियर हुआ गाइज, इतना ही है आपके टू कंपोनेंट में। तो ये टू कंपोनेंट समझना आपको काफी जरूरी था, तभी आप जो है वो इसके जो भी मैं एग्जांपल बताऊंगी उससे आप जो है वो अच्छे से समझोगे। तो समझ आया, टू कंपोनेंट में हमें जो है वो f इक्वल सी माइनस पी प्लस 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे हम +1 लिखेंगे, बिकॉज हम लोगों ने वहां पे एक वेरिएबल को कांस्टेंट माना हुआ है, इसलिए 2 की जगह हमें 1 लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गई आज का टॉपिक? अच्छे से समझना, तभी आगे का सिस्टम आपको समझ में आएगा। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।